स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम अपने इस वीडियो में आपको मोल कंसेप्ट से रिलेटेड सॉल्यूशंस टर्म्स के बारे में पढ़ाएंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। अगर मुझे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स पता हो तो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस और क्लास 11th, क्लास 12, IIT, JEE में तमाम सारे क्वेश्चंस, इन्हीं में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन टर्म्स पे बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। टुडे वी शैल लर्न अबाउट द सॉल्यूशंस एंड इट्स कंसंट्रेशन टर्म्स। लेट अस सी, सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन। जैसा कि आप देखेंगे, टुडे वी शैल रीड अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेज। दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेज के होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। नाउ आई विल टेल यू कि दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। आपके लिए मैं यहां रखा हूं, दिस इज द ग्लास ऑफ वाटर एंड इन दैट अगर हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला दें, आफ्टर डिजॉल्विंग द सॉल्ट, हम ये देखेंगे नाउ बोथ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट आर डिजॉल्व इन ईच अदर। हम इनमें से अपनी नंगी आंखों से सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स को नहीं देख सकते, तो इसलिए कहेंगे कि इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर एंड नाउ दिस इज नोन एज द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के लिए हम ये जानते हैं कि सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे? सोल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। किसको हम सोल्यूट बोलेंगे और किसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे? द अमाउंट विच इज इन लार्जर अमाउंट, द कंपोनेंट विच इज इन द लार्जर अमाउंट इज नोन एज द सॉल्वेंट, और जिस कंपोनेंट का अमाउंट कम होता है उसको हम सोल्यूट जानते हैं। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिलते हैं तो दिस इज नोन एज द सॉल्यूशन। अब मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। वी नो दैट इज द थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर्स आर देयर। एक होता है सॉलिड, फिर होता है लिक्विड, फिर होता है गैस। अगर हम इस सॉलिड के साथ सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस लिक्विड के साथ सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इस गैस के साथ सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो इस तरह से हमने देखा सॉलिड का सॉलिड के साथ, सॉलिड का लिक्विड के साथ, सॉलिड का गैस के साथ, लिक्विड का सॉलिड के साथ, लिक्विड का लिक्विड के साथ, लिक्विड का गैस के साथ, और गैस का सॉलिड के साथ, गैस का लिक्विड के साथ और गैस का गैस के साथ। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। 9 types of the solutions are possible। सॉलिड के 3, लिक्विड के 3 और गैसेस के 3, तो कुल मिला के 9 टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। उन्हीं सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स के बेस पे हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स जानने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने ये सॉल्यूशन लिया था, आई हैव टेकन 2 ग्लास ऑफ वाटर और इसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। इसमें से हमने एक कंटेनर में सपोज के लिए 10 ग्राम ऑफ द सॉल्ट आई हैव डिसॉल्व। एक में हमने 10 ग्राम सॉल्ट मिलाया और दूसरे में हमने एक्सेस मिला दिया विच इज 20 ग्राम ऑफ दैट वन। हो गया? तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इन दोनों में it was having the same volume of the solution. In this we can say that is this solution contains the less amount of the solute और this solution contains more amount of the solute। तो जिसमें solute का amount कम होता है उसी को हम dilute solution बोलेंगे, और जिसमें solute का amount ज़्यादा होगा उसको हम concentrated solution के नाम से जानते हैं। और इसी concentration के terms को आज हम यहाँ सीखेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं।
Now, first concentration is mass percentage. What is mass percentage? जैसा इसका नाम है, अगर हमको किसी कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन टर्म मास परसेंटेज में निकालना है तो क्या होगा? मास परसेंटेज इज इक्वल टू mass of solute upon mass of solution into 100. मास परसेंटेज इक्वल टू होगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 और लास्ट में इसमें परसेंटेज का साइन लगा देंगे। सेकेंड वन, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 और ये परसेंटेज हो गया। तो दो तरह के हमने सीखा। मास परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 और वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये दोनों चीजें न्यूमेरिकल्स में दी रहेंगी। नाउ थर्ड कंसंट्रेशन टर्म इज नोन एज द ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। तीसरा क्या होगा? ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। थर्ड पॉइंट, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। ये क्या होता है? ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट in gram divided by volume of solution in liter। इसे हम कहते हैं ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर 4, मोलैरिटी। मोलैरिटी, अगर हम इसका डेफिनेशन कहें मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का डेफिनेशन होता है द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज द मोलैरिटी। जब भी मैं यहां फार्मूला लिखूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ द फार्मूला वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली, दैट इज व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ द मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस तरह से हम कहेंगे मोलैरिटी, अगर यहां वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपने 1 ले लिया तो दिस इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें कह सकते हैं डेफिनेशन कि इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इज नोन एज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 हो तो उसको मोलर सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें आप जानेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स, पिछले वीडियो में पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मास अपॉन मोलर मास। जिस सोल्यूट के बारे में हम जानेंगे, मास ऑफ द सोल्यूट इनटू ग्राम एंड मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको कहते हैं मोलैरिटी। तो आपने तीसरा जाना ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, चौथा जाना मोलैरिटी which is number of moles present in unit volume of the solution। now number 4, मोलैरिटी के बाद हम स्टार्ट करेंगे अगला कंसंट्रेशन टर्म है जिसे बोलेंगे मोलैलिटी।
चलिए देखें नंबर नेक्स्ट 5th, मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मोलैलिटी का डेफिनेशन कहें तो कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। यहां ध्यान देंगे, वहां क्या था 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और यहां कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में जितने मोलों की संख्या उपस्थित होती है, प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द मोलैलिटी। क्या करेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स फिर हम यहां लिखेंगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। फिर से यहां जानेंगे कि दिस इज द वैल्यू ऑफ द m। अगर किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो तो दैट इज नोन एज द मोलल सॉल्यूशन। जैसे इसके पहले मैंने बताया था, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 होती है तो उसको हम मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। इसी तरह से इफ द मोलैलिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन इज 1 तो देन इट इज नोन एज द मोलर सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट 6th वन, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम n से डिफाइन करेंगे। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसको समझने में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन कहेंगे द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। देखते हैं हम नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका मैं फिर से आपको बाद में डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन अब जानिए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस तरह से आपने देखा कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। इसके लिए मैं आपको एक यहां रिलेशन बताऊंगा कि इफ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। हम यहां नॉर्मेलिटी को n से डिफाइन करते हैं। मास इज इक्वल टू हो गया बेटा स्मॉल w एंड इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू E डिवाइड बाय V। अगर ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में ना दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, तो हम इसको लिखेंगे 1000, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो we will get W is equal to NEV upon 1000। एक रिलेशन मिल गया। अगर किसी भी सॉल्यूशन में नॉर्मेलिटी दी गई है तो देयर आर 4 वेरिएबल्स, W is equal to NEV, W is equal to mass of the solute, N is equal to normality of the solution, E is equal to equivalent mass of the solute and V is equal to volume। तो out of 4 variables if 3 are given तो we can calculate the value of the 4th one। तो इस तरह से 4 में से 3 वेरिएबल की वैल्यू पता हो, हमको चौथे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिसे हम नॉर्मेलिटी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इस नॉर्मेलिटी में E की जो वैल्यू होती है वो कैसे फाइंड आउट होती है। E की वैल्यू E इज इक्वल टू, जैसा कि अभी आपको बताया, E इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मास ऑफ solute upon n factor। E is equal to mass of the solute upon n factor। n factor क्या है? अगर हम n factor की बात करें n factor तो इसके लिए हम कह सकते हैं
n इज इक्वल टू बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, और यही n होता है एसिडिटी ऑफ बेसिस। लेकिन अगर यह साल्ट है, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, तो अगर वो एसिड है तो उसकी बेसिसिटी n कहलाएगी, अगर वो बेस है तो उसकी एसिडिटी n कहलाएगी, और अगर वो साल्ट है तो उसका टोटल पॉजिटिव वैलेंसी उसका n फैक्टर कहलाता है। तो ऑन दिस बेसिस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन n फैक्टर, जिसे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट मास के नाम से जानते हैं। अगला जो टॉपिक है, इसके बाद हम जो नया कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? देखते हैं। मोल फ्रैक्शन, जैसा कि इसके नाम से आप देख रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन मींस इट इज द फ्रैक्शन या डिवीजन ऑफ द मोल्स। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपोज वी हैव दिस सॉल्यूशन, इसमें दो चीजें मिली हुई हैं, एक है वाटर और दूसरा है सॉल्ट। कोई जरूरी नहीं कि दो ही हों, मतलब जितने भी कंपोनेंट होंगे हम अलग अलग पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 इज सॉल्वेंट जिसे हम वाटर कहेंगे, और कंपोनेंट 2 इज इक्वल टू सोल्यूट जिसे हम साल्ट मिला है। तो इस तरह से दोनों में से किसी एक का मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट के मोलों की संख्या डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोलों की संख्या डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज नोन एज द मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ किसी एक कंपोनेंट की बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस बी। अगर किसी भी उस कंपोनेंट में A प्लस बी दो तरह के कंपोनेंट हों, A इज द सॉल्वेंट एंड B इज द सोल्यूट, तो अगर हम A की वैल्यू करें, A की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय मोल्स ऑफ A प्लस B। इसी तरह से मोल्स ऑफ या मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय मोल्स ऑफ A प्लस बी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों कंपोनेंट के अलग अलग मोल फ्रैक्शन की बात फाइंड कर सकते हैं, और दोनों की जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 1। इस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को काई ए बोलते हैं, और दिस इज नोन एज द काई बी। दिस इज द सिंबल ऑफ द काई, इट लुक्स लाइक एक्स, but this chi a and chi b, and always chi a और plus chi b is equal to 1 अगर ये सॉल्यूशन बाइनरी है। बाइनरी मतलब इसके दो कंपोनेंट हो, तो अगर दो कंपोनेंट होते हैं तो उनके chi a प्लस chi b की वैल्यू 1 हो गई। इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर आपको पता चल गई तो दूसरे की वैल्यू 1 माइनस दिस, यू कैन गेट इट। नाउ द लास्ट कंसंट्रेशन टर्म इज नोन एज द कंसंट्रेशन इन ppm। Let me explain first what is ppm। आप ppm किसे कहते हैं? ppm is parts per million। ppm concentration, ppm क्या होता है? If the concentration of any solution is very dilute, तो then its concentration should be derived into the ppm। उसी को कहते हैं ppm कंसंट्रेशन, और ppm कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। ये हमारा लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स था जिसे हम कहते हैं ppm कंसंट्रेशन, और ppm पार्ट्स पर मिलियन, चाहे तो आप लिख लें पार्ट्स पर मिलियन,
मतलब ये कब निकलता है, जब उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन वेरी डाइल्यूट, उसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता हो। जैसे वी आर गोइंग टू फाइंड द एयर पॉल्यूशन, एयर में अगर पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट्स हैं तो उसका कंसंट्रेशन ppm में फाइंड किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी आर यूजिंग द टूथपेस्ट, तो उस टूथपेस्ट में फ्लोराइड मिला होता है जिसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, जिसके कंसंट्रेशन को हम ppm में डिफाइन करते हैं। थैंक यू। तो आज की वीडियो में हमने ये कंसंट्रेशन टर्म्स को जाना। अगले वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।